सर्वनाम पद का परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम पद का परिचय जानने के लिए, बताने के लिए हमें इसका प्रकार बताना होगा, उसका लिंग, वचन, पुरुष, कारक और वाक्य का अंग बताना होगा। सर्वनाम पद कभी विधेय नहीं होगा, यानी विधेय हमेशा क्रियापद ही होता है, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण आदि नहीं। हाँ, सर्वनाम पद वाक्य का उद्देश्य हो सकता है, उद्देश्य का पूरक हो सकता है और विधेय का पूरक भी हो सकता है, लेकिन विधेय कदापि नहीं होगा। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, वह जिस संज्ञा के बदले में आता है उस संज्ञा के लिंग के अनुसार सर्वनाम का लिंग माना जाता है। प्रायः क्रियापद से ही सर्वनाम के लिंग का पता चलता है। आप उदाहरण में देखेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ है वह घर जाता है, तो जाता है जो क्रियापद है, इस क्रियापद से सुस्पष्ट है कि वह सर्वनाम पुल्लिंग है। अगर ऐसा रहता कि वह घर जाती है तो फिर वह इसका लिंग स्त्रीलिंग होता। तो आपने देखा कि वह घर जाता है, वह घर जाती है, दोनों लिंगों में वह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, वह संज्ञा के लिंग के अनुसार अपना लिंग तय करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये 11 मौलिक सर्वनाम हैं। और जब सर्वनाम पदों में, मौलिक सर्वनाम में किसी कारक का चिन्ह हम जोड़ते हैं, परसर्ग हम जोड़ते हैं, तो परसर्ग युक्त जो सर्वनाम होता है उसको हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जोड़ को, मुझको या मुझे, मैं जोड़ रा मेरा, वह जोड़ का उसका, यह जोड़ की इसकी, यह जोड़ में इसमें, कौन जोड़ ने किसने। ये 11 जो मौलिक सर्वनाम हैं, ये सारे सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं उन प्रकारों में आते हैं। और कोई कोई सर्वनाम ऐसा होता है जो कई प्रकारों में देखा जाता है, जैसे वह, आप। अब हम बारी बारी से दिए गए उदाहरणों में रेखांकित सर्वनाम पदों का परिचय जानेंगे। पहला है वह घर जाता है। इसमें हम देखते हैं कि वह पुरुष जाति का बोध कराने वाला सर्वनाम पद है। तो वह सर्वनाम पद जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए व्यवहृत होते हैं, वैसे सर्वनाम पदों को हम पुरुषवाचक की श्रेणी में रखते हैं। तो यह क्या है? यह पुरुषवाचक सर्वनाम है।
यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका प्रकार हो गया। अब देखिए इसका लिंग बताना है तो क्रियापद है जाता है, इससे स्पष्ट है कि यह पुल्लिंग है। यह पुल्लिंग। अब देखिए वह से वे, वह एक वचन और वे बहुवचन, ठीक अंग्रेजी की तरह ही सी इट का प्लूरल फॉर्म दे हुआ करता है। दूसरा दिस का दीज, डैट का दोज, यह हुआ करता है। यह पुल्लिंग है, एक वचन है। और आप जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनामों के 3 प्रकार माने जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं और हम उत्तम पुरुष, तू, तुम और आप मध्यम पुरुष, और यह, वह, ये, वे अन्य पुरुष में आते हैं। तो यह अन्य पुरुष है। कारक की दृष्टि से हम देखते हैं कि जाना क्रिया इसके द्वारा संपादित हो रही है, यानी जो क्रिया का संपादन करता है वह कर्ता पद होता है। तो हम देख रहे हैं कि वह क्या है, कर्ता पद है, यह कर्ता कारक है। और वाक्य के अंग में देखा जाए तो यह जाना क्रिया वह के द्वारा होती है, यानी वह कर्ता कारक है, वह के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यह वाक्य का उद्देश्य है। यह वाक्य का उद्देश्य है। खौ में हम देखते हैं वह गिलहरी है। ध्यान दीजिए, वह घर जाता है, इस सेंटेंस में वह से स्पष्ट है कि कोई पुरुष जाति का है जो घर जाने का काम करता है। लेकिन यहां वह गिलहरी है, यहां वह से किसी पुरुष या स्त्री का बोध नहीं होता है। यहां क्या है कि गिलहरी की निश्चितता के लिए वह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम ना हो करके निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए वह गिलहरी है, वह का प्रयोग गिलहरी की निश्चितता के लिए हुआ है। अब लिंग को हम अगर देखें तो हमें यह जानना होगा कि गिलहरी का लिंग क्या है। तो गिलहरी का लिंग है स्त्रीलिंग, इसलिए इसको भी स्त्रीलिंग माना जा सकता है। हालांकि लिंग का निर्णय पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम ही स्त्री या पुरुष का बोधक होता है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग है। इसके बाद गिलहरी एक वचन में है, तो यह भी एक वचन है। अब देखिए पुरुष में क्या है, तो गिलहरी संज्ञा है और सारी संज्ञाएं अन्य पुरुष की होती हैं, इसलिए इसको भी हम अन्य पुरुष में मानेंगे। अन्य पुरुष। अब देखिए वह गिलहरी है, यहां पर चूंकि यह उद्देश्य का काम नहीं करता है,
यानी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए इसका कोई कारक हम नहीं लिखेंगे। वाक्य के अंग में हम लिखेंगे गिलहरी है। गिलहरी उद्देश्य है विधेय है, उद्देश्य के पूर्व का यह पद है, हम लिखेंगे यह उद्देश्य का पूरक पद है, पूरक पद है। गौ में हम देखते हैं, फिर यहां पर वह का प्रयोग किया गया है। देखिए यहां क में भी वह, ख में भी वह और गौ में भी वह का प्रयोग किया गया है। जो पढ़ेगा वह पास करेगा। ध्यान दीजिए, पढ़ना का जो से, पास करना का वह से। और हम जानते हैं कि जो और सो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरानी हिंदी में सो का प्रयोग होता था, वर्तमान जो हिंदी है उस हिंदी में सो की जगह पर वह का प्रयोग होने लगा है। इसलिए हम लिखेंगे इसको कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम देख रहे हैं जो पढ़ेगा वह पास करेगा, पास करेगा। यहां पर क्रियापद से स्पष्ट है कि यह पुल्लिंग है। एक वचन है और अन्य पुरुष है। अब यहां देखिए कारक में यहां हम देखते हैं कि यह उद्देश्य का काम कर रहा है, संबंध जोड़ते हुए भी उद्देश्य का यह काम कर रहा है। इसलिए हम लिखेंगे इसको कर्ता कारक। और वाक्य के अंग में कर्ता ही उद्देश्य होता है, इसलिए लिखेंगे वाक्य का उद्देश्य। वाक्य का उद्देश्य। इसके बाद घ में हम देखते हैं आजकल आप कहां रहते हैं। अब देखिए आप का परिचय देना है और आपसे स्पष्ट है कि यह किसी श्रेष्ठ या आदरणीय व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम लिखेंगे यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए कहां रहते हैं, कहां रहती हैं भी होता है। तो कहां रहती हैं ऐसा रहता तो होता स्त्रीलिंग, कहां रहते हैं तो इससे लग रहा है कि यह पुल्लिंग है। तो क्रियापद तो यही स्पष्ट कर रहा है। तो लिखेंगे हम कि यह पुल्लिंग। अब देखिए आप मध्यम पुरुष के एक वचन में तू होता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम या आप होता है। तो कई संज्ञाएं हो तो उनके लिए तुम का प्रयोग करते हैं और बहुवचन या श्रेष्ठ पुरुष कोई हो, आदरणीय हो, उनके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे यह बहुवचन रूप है। अब देखिए एक वचन रूप भी यह हो सकता है, क्योंकि अगर यहां पर दिया जाए आपसे अगर मतलब
मतलब यह रखा जाए किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए हुआ है तो यह एक वचन रूप ही होगा, क्योंकि होता ऐसा है कि हम श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए बहुवचन क्रियापद का प्रयोग करते हैं। तो यहां हो गया बहुवचन, एक वचन भी अगर लिखा जाए तो वह मान्य होगा। इसके बाद अब देखिए इसका पुरुष क्या है, तो पुरुष है यह मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष। इसके बाद कारक में देखिए यही कर्ता पद भी है, इसलिए यह इसे हम लिखेंगे कर्ता कारक, कर्ता कारक। और वाक्य के अंग में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, इसलिए हम लिखेंगे वाक्य, वाक्य का उद्देश्य, वाक्य का उद्देश्य है। तो इस तरह से आपके क, ख, ग, घ, वह, यह, वह, वह और आपका परिचय आपने देखा। अगला हम देख रहे हैं, दूसरा हमारा सेंटेंस है मैं आप चली जाऊंगी। अब इसमें जरा देखा जाए, मैं आप चली जाऊंगी, यहां आप का प्रयोग हम देख रहे हैं कि मैं सर्वनाम ने स्वयं के लिए आप का प्रयोग किया है। जैसे यहां आजकल आप कहां रहते हैं, यहां आप किसी और के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी और संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन मैं आप चली जाऊंगी इस वाक्य में आप का प्रयोग किसी अन्य संज्ञा के लिए ना होकर के मैं सर्वनाम ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है। इसलिए जब कोई सर्वनाम या किसी सर्वनाम का प्रयोग कोई संज्ञा अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए करता है, तब वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। यह क्या हो गया, यह निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है, यह निजवाचक सर्वनाम है। अब हम देख रहे हैं मैं आप चली जाऊंगी। अब बताइए आप का प्रयोग किस लिंग में यहां हुआ है, तो मैं का प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग में। तो आप, क्योंकि मैं ने अपने लिए ही आप का प्रयोग किया है, तो मैं का जो लिंग होगा वही आप का लिंग माना जाएगा। हम लिखेंगे यहां पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब ध्यान दीजिए यहां पर आपका हमने बहुवचन रूप माना था, एक वचन भी माना था, और यहां हम देख रहे हैं कि मैं सर्वनाम के लिए आपका प्रयोग हुआ है। तो यह और मैं जो है एक वचन होता है उत्तम पुरुष के एक वचन में, इसलिए इसको भी हम एक वचन ही मानेंगे, यह एक वचन। अब देखिए इसका हम पुरुष नहीं बताएंगे, पुरुष का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे, और कारक में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आएगा यह वाक्य के अंग में, तो मैं इस वाक्य का उद्देश्य है, करता है, और चली जाऊंगी यह विधेय पद है, और विधेय के पहले और उद्देश्य के बाद आपका प्रयोग हुआ है, यानी दोनों के बीच में आया है, इसलिए यह विधेय का पूरक है या विधेय का विस्तार है।
यह विधेय का पूरक या विधेय का विस्तार है। अगला हम देख रहे हैं चौ। चौ में कोई होगा। अब देखिए, कोई और कुछ ये दो सर्वनाम अनिश्चयवाचक होते हैं, क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं होता है कि वह किस संज्ञा या किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह संज्ञा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और अक्सर ऐसा होता है जब संज्ञा अनिश्चित होती है तो हम क्रियापद को प्रायः पुल्लिंग में ही लिखते हैं। कोई होगी हम नहीं कह सकते हैं, कोई होगा, कोई आ रहा है, हम ऐसा ही प्रयोग करेंगे। तो यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह इसका लिंग क्या है। तो क्रियापद के अनुसार यह पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है और वाक्य में यह कर्ता पद है। कर्ता पद है। वाक्य के अंग में यह उद्देश्य है। हालांकि आप अगर लिखते हैं इस सर्वनाम का प्रकार और वाक्य के अंग में उद्देश्य, केवल यह बात भी लिखते हैं, पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, ये सब नहीं भी लिखते हैं, केवल इसके प्रकार को, इसके कारक को और वाक्य के अंग को आप लिखते हैं, तब भी आपका सही माना जाएगा। क्योंकि हमने इस सेंटेंस के आधार पर यह तय किया है और सेंटेंस में भी स्पष्ट नहीं है इसको पुल्लिंग माना ही जाए। क्योंकि यह नियम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग जब कर्ता रूप में होता है तो क्रियापद प्रायः पुल्लिंग होता है। इसलिए इस आधार पर, इस नियम के तहत हमने ऐसा किया है। ऐसा नहीं भी लिखा जा सकता है। 6 नंबर है, आपकी जेब में क्या है। आपकी जेब में क्या है? तो कौन और क्या, ये दो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और कौन का प्रयोग सजीवों के लिए होता है, क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक बात का ध्यान रखा जाए, क्या का प्रयोग अगर कर्ता से पूर्व हो, वाक्यारंभ में हो, और क्या जोड़ करके प्रश्न बनाया जाए, तो वह फिर सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा, वह अव्यय पद बन जाएगा। और अव्यय पद जोड़ करके हम विधिवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण किया करते हैं। जैसे वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है? तो क्या वह पढ़ता है, इस वाक्य में जो क्या है वह सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम तभी माना जाएगा जब वह किसी संज्ञा के बदले आएगा, किसी संज्ञा के स्थान पर आएगा। आप देख रहे हैं कि आपकी जेब में क्या है, जेब में जो कुछ भी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसी की जगह पर क्या सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, प्रश्न किया गया है। यदि इसी का प्रयोग होता, क्या आपकी जेब में है, तो क्या का प्रयोग हम सर्वनाम के रूप में नहीं मानते, वह पुरुष, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता, वह एक अव्यय का रूप होता। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, इसका लिंग, वचन, पुरुष कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
जेब में पता नहीं क्या है, हो सकता है रुपए हैं, हो सकता है मोती है, हो सकता है मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, पत्थर है, कागज के टुकड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वैसा लिखा नहीं जाएगा, केवल हम वाक्य के अंग में इसको लिखेंगे। है क्रियापद है, विधेय है, और विधेय से पूर्व का यह पद है, लिखेंगे यह विधेय का पूरक है या विधेय का विस्तार है। यह विधेय का पूरक पद है या विस्तार है, विधेय का विस्तार है, यही लिखा जाएगा। और अंतिम उदाहरण आपके सामने दिया गया है। यहां भी हम देख रहे हैं कि उसे कुछ दे दो, क्या दे दो यह स्पष्ट नहीं है। वह जो कुछ दिया जाएगा वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन में होगा कि बहुवचन में होगा, यह कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसका कोई लिंग वचन पुरुष नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, केवल हम लिखेंगे वाक्य के अंग में क्या है, उसे कुछ दे दो क्रियापद है, उसे कुछ दे, उसे यानी उसको, यह कर्म है, कर्मपद है यह। और देने वाला जो होगा वह छिपा हुआ है, कर्ता पद यहां छिपा हुआ है, यानी तुम उसे कुछ दे दो। तो क्रियापद से, विधेय पद से पूर्व का यह पद है, इसलिए यह वाक्य में क्या है, वाक्य में यह विधेय का पूरक है या विधेय का विस्तार है, विधेय का पूरक है। तो इस तरह से ध्यान रखना यही है कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, उसका वचन होता है। लिंग की पहचान हम क्रियापद से करते हैं। और आपने तमाम उदाहरणों में यही देखा कि सर्वनाम पद उद्देश्य हो सकता है, विधेय का पूरक हो सकता है, उद्देश्य का विस्तार हो सकता है, वह विधेय कदापि नहीं होगा। तो सर्वनाम पद आपका समाप्त होता है। अगले दिन हम विशेषण पद का परिचय देखेंगे। धन्यवाद।